15 तारीख को सक्खर बैराज में हाई फ्लड होगा। किस रिसर्च की बेस पर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से तो डंपर ट्रक वालों को आगे वाले नजर नहीं आते। ना ले गई है, ना कोई बह गया है, ना कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, दोनों भी स्मूथली चल रहे थे। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। मैं जीता जाए, अच्छे तरीके से जीता जाए। हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। पंजाब में सैलाब घर, फसलें, कारोबार और मालो असबाब सब कुछ बहा कर ले गया। सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में 900 अफराद जाँ बहक हो चुके। सियालकोट और नारोवाल रीजन में शदीद तबाही। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा, कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए, 9 लाशें निकाल ली गई, 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अलीपुर, लियाकतपुर, मुजफ्फरगढ़, कसूर समेत दीगर इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब। पंजाब के बाद सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 और अखराज 4,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बारिश के बाद कराची की अब तक सूरत हाल, गुलजार हिजरी, सादी टाउन, औरंगी समेत कई इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। मलीर नदी में तुफियानी के बाइस कोरंगी कॉजवे और कोरंगी रोड की सड़कें गुज़िश्ता रोज से बंद। जाम सादिक पुल पर सुबह सवेरे खौफनाक हादसा, ट्रक ने कार सवार को कुचल डाला, बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। इसराइल को जवाब दिया जाएगा, कतरी वजीर आजम का ऐलान। दोहा में कतर की इत्तेहादियों के हमरा अहम बैठक। वजीर आजम एक रोज़ा दौरे पर खुसूसी कतर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। इसराइली हमले की मजम्मत और अवाम से इज़हार यकजहती किया। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। ये इक़दाम इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला टाकरा आज ओमान से होगा। ओमान के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में शिरकत की। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए कौन सी नई हिकमत अमली अपनाएंगे, प्रोग्राम में एक्सपर्ट की राय जानेंगे। दहशत की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की 60वीं बरसी। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर के करीब बरकी सेक्टर का जुर्रतमंदी से दिफा करते हुए मुसलसल 5 दिन और रातें दुश्मन के शदीद हमलों के खिलाफ फौलादी दीवार बने रहे। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी शहीद की जानिसारी और ख़ुदशनासी आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर राखे। वशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। फैसल, मुल्क भर में ये बारिशों का सिलसिला जारी है एंड व्हाट आई बीन सीइंग इन पंजाब वो मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी का बाइस बन रहा है। मोर दरियाओं के बहाव में जैसे जनरली कमी हो रही है और सूरत हाल बेहतर होती वहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन पंजाब की बात ओवरऑल अगर हम करते हैं तो PDMA के मुताबिक जो सतलज है, चनाब है, रावी है, वहाँ पर पानी के बहाव में ज़रूर कमी आई है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर जैसे कि 4,572 देहात भी मुतासर हुए हैं, 42 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं एंड नाउ दे आर सेइंग कि ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जिसमें 22 लाख का नंबर अब सामने आ रहा है जिनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। बट दिस इज़ द सिचुएशन फॉर नाउ। बट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन सिंध में भी जो है बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो चुका है। पहले हम सखर का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ज़रा बताइए सखर के पास से क्या रेला गुजर रहा है, क्या सिचुएशन है? पंजाब के दरियाओं से आने वाला सैलाबी रेला सिंध से टकरा गया। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और गुड्डू बैराज से निकल आना ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आप देख सकते हैं इस वक्त लैंसडाउन ब्रिज से गुजर रहा है। अगर आप जहां तक भी नज़र आपकी जाएगी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है किस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो सैलाबी रेला ने वहां से निकल कर आ रहा है और ये तेज़ी के साथ जो है सखर बैराज की जानिब जा रहा है। आपको यहाँ से लैंसडाउन के साथ जो है तारीख़ी रोड़ी का शहर भी नज़र आएगा जिसकी हिफाजती दीवारों से टकराता हुआ सैलाबी रेला जो है वो निकल कर आ रहा है और सखर बैराज की जानिब जा रहा है।
गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान हज़ारों एकड़ पर ये सैलाबी रेला जो है वो फैल चुका है। कच्चे की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़ेर आब है। सैकड़ों एकड़ पर जो है अजनास की फसलें, कपास की फसलें, ये तमाम की तमाम दरिया बुर्द हो चुकी हैं। सैलाबी रेला इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ सक्खर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। ये वो जगह है, ये वो एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जो ये गुड्डू बैराज से निकलकर आने वाला सैलाबी रेला कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो सक्खर बैराज की जानिब जा रहा है और सक्खर बैराज से गुजरकर कोटरी बैराज की तरफ जा रहा है। इस वक्त गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान महकमा आबपाशी की इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। तमाम मसाजबंदों की कड़ी निगरानी की जा रही है। अब महकमा आबपाशी के तमाम अफसरान और अहलकार जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। महकमा आबपाशी के अहलकारों की छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ़ खेड़ो जो हैं वो सक्खर में कैंप कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध जो है वो हर एक घंटे में जो है इस पूरे इलाके से सैलाबी रेले के मुतालिक जो है वो मालूमात हासिल कर रहे हैं और आगाही हासिल कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर सख्त इंतज़ामात के लिए हिदायत भी जारी कर रहे हैं। जी ठीक है, और इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। अरसलान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर सक्खर तर्जुमान सिंध हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, हम जो सुन रहे हैं सक्खर की सूरत हाल के हवाले से ज़रा आपसे भी जानना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे तो बता रहे हैं कि एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, आबादियों की सूरत हाल क्या रहेगी और फिर सिंध हुकूमत ऐसे में क्या इक़दाम करिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक अभी हाई फ्लड लेवल जिसको हम कहते हैं 5 लाख क्यूसेक से अबव, अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू बैराज है या सक्खर बैराज है उस पर टच नहीं किए, क्योंकि सब बैराज के जो इनफ्लोज हैं वो तो 5 लाख से ज़ायद हैं, लेकिन जो आउटफ्लो जो रेला गुजर रहा है वो 4.5 लाख के करीब है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड यानी टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे चारों रिवर मिलते हैं जिसको पंजनत का पॉइंट आप कहते हैं, तो इस वक्त वहाँ पे थोड़ी पीक देखी जा रही है। वहाँ पे तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14 तारीख को गुड्डू बैराज पे ये पीक टेस्ट करेगा जिसमें हाई फ्लड होगा, और 15 तारीख को सक्खर बैराज में हाई फ्लड होगा। तो लेकिन इसके अंदर ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुड्डू बैराज है उसकी कैपेसिटी जो है वो 12 लाख क्यूसेक है, और सक्खर बैराज की क्यूसेक 9,60,000 क्यूसेक कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा तो ये जो आप हाई फ्लड्स आ रहे हैं तो ये इन बैराजेस से खैरियत से फ्लो करेंगे। लेकिन हमारा की कंसर्न जो है वो ये है कि जो एम्बैंकमेंट्स हैं या जो आपके बंद हैं, 2 किस्म के एरियाज हैं जिसमें थोड़ी लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। एक तो कच्चे के एरियाज हैं जहाँ पे लोग हाथ से एक दर नस्ल से बैठे हुए हैं, और जब इवन आपके मीडियम फ्लड्स होते हैं तब भी वहाँ पर पानी आता है, और नकल मकानी उनकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इवन जो उनकी क्रॉप्स होती हैं वो वही क्रॉप्स हैं जो फ्लड सपोर्टेड वाटर के उस पे मैकेनिज्म पे उन्होंने कल्टीवेट की भी होती हैं, यानी वो फसलें जो सैलाब के पानी से मुतासिर नहीं होती हैं। ठीक, तो अरसलान साहब हम ये एक्सपेक्ट करें कि इकोनॉमिकली सिंध को उतना नुकसान नहीं होगा, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। आपकी बात से शायद मुझे यही लगे। जी इंशाल्लाह। बस लेकिन जो की कंसर्न है वो ये है कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिनको आप बंद के कहते हैं या एम्बैंकमेंट्स कहती हैं, कि अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई ओवरफ्लो ना हो जाए या कोई टूट ना जाए, तो उसके ऊपर हमारे इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है। और जिस तरह पुलिस की लैंग्वेज में आप चौकी कहते हैं तो इरिगेशन की लैंग्वेज में लांडीज कहते हैं। ये 802 माइल्स के ऊपर जो कैनाल्स बने हुए हैं, हर 1 माइल के ऊपर 4 लांडीज 32 लोग डिप्यूट किए गए जो इनकी सुपरविजन कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे कोई फर्दर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो टोटल 10 लाख क्यूसेक के ऊपर 1.6 मिलियन पॉपुलेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसको इफेक्ट हो सकती है। लेकिन की कंसर्न जो है वो सक्खर और आपका लाड़काना डिवीजन। अच्छा अरसलान साहब, जैसे आपने भी एक तादाद बताई है, सो हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? ये बात ठीक है कि चलें वो पानी का सिलसिला कम हो रहा, अल्लाह करे कम ही रहे और खैर खैरियत से तमाम तर मामला जो है वो हो जाए, ये रेला गुजर जाए, लेकिन हमें तैयार तो रहना पड़ रहा है ना, ख़ास तौर पे उस वक्त जब सिंध देख चुका है कि पंजाब में क्या कुछ हो चुका है। तो हमारी रेडीनेस क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या है, उस हवाले से ज़रा बताइए। देखें, प्रिपेयर्डनेस के लिए मेन चीज़ जो है वो आपकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, टाइमली एक्शन। उसके लिए डिविजनल सतह पे, ज़िलाई सतह पे, तालका सतह पे ना सिर्फ कमांड कंट्रोल सिस्टम बना दिए गए, 37 इवैक्यूएशन पॉइंट्स अगर मैं बात करूं इसकी डिवीजन सक्खर की और इंक्लूडिंग लाड़काना, उन इवैक्यूएशन पॉइंट्स की ना सिर्फ जो है वो GPS कोऑर्डिनेट्स शेयर कर दिए गए,
बल्कि हर इवैक्यूएशन पॉइंट के ऊपर एक फोकल पर्सन जिसका नाम, नंबर, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं या जिला इंतजामी हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर है। 202 से ज़ायद बोट्स इस वक्त ऑन बोर्ड हैं कि अल्लाह ना करें कोई ऐसी चीज़ फर्दर डेवलप होती है, लोगों के साथ साथ डेडिकेटेड जो बड़ी बोट्स होती हैं जिनको आप प्राइवेट बोट्स कहते हैं, जिनमें जानवरों की नकल मकानी होती है, विषयों का भी ख्याल, और उसके साथ जो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ना सिर्फ बनाया गया है बल्कि उन रिलीफ कैंप्स के साथ मेडिकल कैंप और जो जिनको आप एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक कह सकते हैं, जिसमें जानवरों के इदवात हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों के लिए डॉक्टर्स हैं या बच्चियों के लिए, खवातीन के किट्स हैं, मलेरिया की मेडिसिन हैं बच्चों के लिए, और अक्सर देखा जाता है सांपों का इशू आता है, एंटी वेनम वैक्सीन हैं। बल्कि हम चाहेंगे टीवी के थ्रू के दिखाएं कि जो 1122 के मेडिकल यूनिट्स हैं, यानी कि जो मूविंग मेडिकल यूनिट्स हैं, वो फुली एक्टिव, यहाँ तक कि उनमें वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। बोर्ड्स के अलावा जो हमारी नेवी के 35 से ज़ायद एक्सपर्ट सक्कर के अंदर मौजूद हैं, व्हिच आर फुली ऑन बोर्ड। अल्लाह ना करे फर्दर सिचुएशन खराब होती है, वी प्रे एंड वी होप कि ये सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, एंड अदरवाइज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं डूइंग योर जॉब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए अरसलान साहब। एक्चुअली होपफुल के आपसे बात हो गई और हमें सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया। अच्छा, अब ज़रा मुख्तलिफ इलाकों में नुमाइंदों का रुख कर लेते हैं। लेट्स अगेन बिगिन फ्रॉम पंजाब, साउथ पंजाब। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज़ राजनपुर से मौजूद हैं। नवाज़, ज़रा मुझे बताएं कि सेंट्रल पंजाब से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सदर्न पंजाब से सिंध में दाखिल हुई हैं, हम सिंध पे फोकस किए हुए हैं, सदर्न पंजाब में राजनपुर में क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे 40 से ज़ायद इतिहाद सफाहस्ती से मिट चुके हैं और यहाँ 2 लाख के करीब यहाँ लोग घर से बेघर हो चुके हैं और 20,000 मकान यहाँ शदीद मुतासर हो चुके हैं और 3 लाख एकड़ पर ज़री अराजी ज़ेर आब आ चुकी है। और मुतासरीन के मसैलों की बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंपों की तादाद इंतहाई कम होने की वजह से यहाँ ज़्यादातर लोगों को यहाँ ठहराया नहीं जा सकता, जिससे लोग अब भी हज़ारों लोग अपने घरों में महसूर हैं, जिनका यही कहना है कि सैलाब ने उनका सब कुछ तबाह करके रख दिया है। अब वो अपने घरों की हिफाजत, घर बच चुके हैं और घरों की हिफाजत कर रहे हैं। अगर घर वो छोड़ते हैं तो वहाँ चोर यहाँ उनके घर के छत, सामान और दीगर दरवाजे चोरी करके ले जाएंगे। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम मुतासरीन भी शिकवा करते नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनको नाकिस खाना दिया जा रहा है और ना बच्चों के दूध का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया, जैसे बच्चे भी बीमार हैं और वो भी खुद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप तो लगाया गया, डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन अद्वियात नहीं है। और दूसरी जानिब बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जिस सिला मुतासरीन के पास कुछ बच्ची कुची है तो वो मार्केट जाते हैं आटा लेने के लिए, तो वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोर सरकारी रेट पर आटा देने के लिए उनको तैयार नहीं है, जैसे ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में ये आटे का बड़े बुरहान का खदशा है, क्योंकि यहाँ सिलाब मुतासरीन जो खाने के लिए साल की गंदम अपने घरों में सटाक कर रखी थी वो सिलाब की नज़र हो चुकी है और आइंदा आटे में मांग के इजाफे के पेश नज़र यहाँ बड़े आटे के बुरहान का खदशा है, लेकिन इंतजामिया इस वक्त तक खामोश तमाशाई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया, आप मिराज हाल से आगाह कर रहे थे। ज़्यादा उधर ठट्टा की सूरत हाल भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते। नज़ाकत शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। नज़ाकत, बताइएगा इंतजामात आप यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? अभी सिंध हुकूमत तो खासी सेटिस्फाइड नजर आती है, उनको ऐसा लगता है कि खतरा भी नहीं है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल जिले के दरिया सिंध के किनारे पर। आपको बताएं कि दरिया सिंध में सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस जो सजावल जिले के 5 कच्चे के दियार थे उनमें पानी दाखिल हो गया है। वहाँ से जो सैलाब मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके कुछ जो इलाके खुश्क थे वहाँ पर उन्होंने मुंतकिल हो गए, तो कुछ ऐसे भी इलाके जैसे हिफाजती बंदों पर वहाँ पर मुंतकिल हुए। इस हवाले से आपको बताएं कि जो दरिया सिंध के बंदों की बात की जाए तो महकमा आपाशी की जानिब से सजावल जिले के 3 हिफाजती बंद, सोरजानी बंद, मुनारकी बंद और कोट आलमी बंद को इंतहाई हसास करार दिया गया है। माजी में इन बंदों पर जो से शगाफी बढ़ चुके हैं। इस हवाले से वहाँ पर इस वक्त जब सैलाबी रेला बढ़ रहा है तो वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो महकमा आपाशी के अमलदारों को वहाँ पर अलर्ट किया गया है। जब हमारी बात हुई जिला इंतजामिया के से तो उनका ये कहना है कि पानी जो नॉर्मल जा रहा है, जब जो 4 लाख से ज्यादा पानी हो गए तो हम यहाँ पर से
जो कच्चे के इलाके से जो सैलाब मुतासिर मुंतकिल होंगे बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। और 2 दिन से हैदराबाद की सिचुएशन जो है वो भी बड़ी ख़राब रही है। तो इरफान अराई हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से मौजूद हैं। इरफान, हैदराबाद की सिचुएशन जो साइड्स की हैं, सबब्स की हैं, वो ठीक हुई हैं, बेहतर हुई हैं? शहर के अंदरून क्या सूरत हाल है? जी, कोटरी बैराज पर इस वक्त अप स्ट्रीम में 2,53,000 क्यूसेक पानी है और डाउन स्ट्रीम में 2,51,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज से जो पानी की सूरत हाल है वो फिलहाल थमी हुई है और पानी का फ्लो जो है वो 2.5 लाख के करीब कोटरी बैराज पर इस वक्त चल रहा है। सखर बैराज से जैसे जैसे पानी क्रॉस होगा 6 दिन में कोटरी बैराज पहुंचेगा। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए जो इरिगेशन का अमला है, चीफ सेक्रेटरी हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और आपाशी का दीगर अमला निगरानी कर रहा है सूरत हाल की। 32 किलोमीटर तवील ये बंद हैं जो कि कोटरी बैराज के हैं और कोटरी बैराज से फिर ये पानी टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, ठट्ठा और सजावल को टच करता हुआ, इनसे निकलता हुआ ये समंदर बुर्द हो जाएगा। कोटरी बैराज पर महकमा आपाशी की जानिब से इमरजेंसी की सूरत हाल है। तमाम गेट्स को जो है वो उठा दिया गया है, फ्लो को बढ़ाया जा रहा है और सखर बैराज पर इस वक्त तकरीबन 4.25 लाख के करीब पानी क्रॉस कर रहा है और इरिगेशन अमले के मुताबिक ये पानी जो है वो 6 दिन में कोटरी बैराज तक पहुंचेगा। जैसे जैसे फ्लो में इजाफा होगा सूरत हाल को इंतहाई बारीक बीनी से देखा जाएगा। तो ज़िले इंतज़ामिया हैदराबाद हो, उनकी जानिब से भी इकदाम किए गए हैं। कच्चे का बेल्ट है उसमें बैठे हुए लोगों को ऊपर बंद की जानिब शिफ्ट किया गया है। कुछ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हैदराबाद की सूरत हाल बताने के लिए। अच्छा, अब जरा हैदराबाद से आते हैं अब अगला शहर, थोड़ा सा आगे आ जाते, थोड़ा सा आगे आ जाए, 2-2.5 घंटे। हाँ, लेकिन ये 1-2 घंटे का सफर अगर वहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो कराची यहाँ से वहाँ तक 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे तक आपको 3-3 घंटे लग जाएंगे। आपका एवरेज क्या कल आपका सफर रहा होगा, मुझे बताएं। दिमागी मैं नहीं बात करी, सिर्फ ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ। छोड़ें दवा करें, ये बहुत सारे लोगों के on average every Karachiite yesterday did stay on road for 5 hours on the minimum side। 5 घंटे तो हमने सिर्फ रोड पे गुजारे हैं, इधर से उधर और उधर से इधर जाते हुए। और उसके बाद लोगों के साथ अदरवाइज क्या हुआ है, जिनकी गाड़ियां बंद हुई है, जिनकी मुश्किलात थी, वो अलग है। और ये सब क्यों हुआ? ये जो शहर है ना हमारा, ये इतना खुशनसीब है माशाल्लाह से, इस पे इतनी नवाजिशें हैं। यहाँ पे बारिशें होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है क्योंकि नालों में सफाई नहीं होती। कहा जाता है सफाई है, सफाई नहीं होती तो कहाँ जाता, कहाँ गया, सड़कों पे खड़ा रहा। फिर कहा जाता है अरे सड़कों पे खड़ा हो गया, ओहो, इसलिए क्योंकि हमारे नालों की कैपेसिटी इतनी है ना, इसलिए ये नालों पे जो है वो खड़ा रहा। अच्छा, और फिर उसके जब हमने देखा कि नदी ने अपना रास्ता लिया तो एक सबसे बड़ा जो उसका रिबटल आया वो ये आया कि भाई हमने तो सारी जिंदगी ये सोचा ही नहीं था कि नदी में इतना पानी आ जाता है। तो फिर मेरे पास सवाल आता है कि आप ऐसे हेड कर रहे होते हैं, जो भी आपकी सीटें हैं उनको, किस रिसर्च की बेस पर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपको ऐसा लगा था कि ये नहीं हो सकता इन बारिशों में। एनीवेज, कल मेयर साहब की जब बातचीत हुई तो उस पर उन्होंने कुछ बातें की, उसमें उन्होंने जो कहा वो तो आपको सुनाते हैं, लेकिन एक जो उन्होंने बात अहम कर दी वो ये कि भाई जमात इस्लामी अपना काम करे, पीटीआई अपना काम करे और मैं अपना काम करूंगा। उसके अलावा जो उन्होंने बोला वो उनकी जुबानी। हमने मिलकर काम किया, क्लैरिटी नज़र आई और माशाल्लाह इंतज़ामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। हमारे जो सियासी अदाकार हैं जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। वो या तो टीवी पर आकर अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं या सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है उस पर आके ये दिखाते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई शख्स किसी जगह पे काम करते हुए नज़र नहीं आता। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग जो ना क्लाइमेट चेंज को ख़ुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये 2 तनकीद, कोई और चीज़ नहीं मिली। शहर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रहा, चीज़ों को काबू पाया। बात तो सही है ना, क्लाइमेट चेंज देखें हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ठेकेदार जो है वो कम बजरी, मिट्टी, डांबर डालता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जो 4 फुट मट्टी, उसके ऊपर फिर पत्थर 4 फुट, फिर 4 फुट मट्टी डालनी होती है। उसी वजह से तो वो नहीं डाल पा रहा है ना। रोड पर आने की इजाजत दे देते हैं, वो एक फैमिली को कुचलता है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट अभी
जाम सादिक पुल पे भी एक हादसा हुआ है अनफॉर्चुनेट, और एक बार फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से तो डंपर ट्रक वालों को आगे वाले नजर नहीं आते, इसलिए वो कुचल के चले जाते हैं। बात की मुर्तज़ा साहब ने कि जी हमारे जिम्मे जो काम है कर रहे हैं, और बाकी 10 या 9 टाउन इनके जिम्मे जमात के, 3 टाउन खालबन पीटीआई के जिम्मे, तो अपना कराची में सारी बदनज़मी इन 9 टाउनों में ही हो रही है, बाकी तो पेरिस है बॉस। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? कराची का एक इलाका स्कीम 33, यहाँ की मरकज़ी सड़कें हों कि यहाँ की नॉन मरकज़ी सड़कें हों, अंदरून की सड़कें हों, गलियाँ हों, फ्लैट हो, पानी यहाँ दाखिल हो चुका है। पूरा इलाका वो उस ख्वाब का मंजर पेश कर रहा है जो हमें बताया गया था कि हम कराची को पेरिस बना देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशान मौजूद है। काशान, ज़रा पेरिस आप पहुँचे हैं, उसकी सैर कराएं और हमें भी दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे कराची के किसी मज़ाफ़ाती या किसी नशेबी इलाके में मौजूद नहीं हूँ। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ स्कीम 33 गुलजार हिजरी, जो कराची का मेन एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है वो झील का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन कोई शहरियों की सुनवाई नहीं हो रही है। स्कीम 33 सेक्टर 18A में जो है बारिश का बरसाती रेला, जो दर्जन से ज़ायद सोसाइटीज़ हैं जिनको इसने मुतासिर करा है। रिहायशी सोसाइटियों में कहीं कहीं फिट पानी मौजूद होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम पे इस इलाके के मकीन मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? बारिश तो खत्म हो गई है, नाले ओवरफ्लो हुए हैं, मुश्किलात का सामना है। वजह पता है कि हर साल जब भी होती है ना, कहीं से कोई बंद टूटता है या पानी जमा हो जाता है, लोगों का काम रुक जाता है, इतनी परेशानी होती है आने जाने में। ये समझे तरीके जहमत बन चुका हम लोग। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए तो कोई इसे हल निकालें, तो रोड बनाए अच्छा सा, ताकि पानी ख़त्म तो लोगों की परेशानी ख़त्म होनी चाहिए। अब बताएं कोई बीमार है किस तरह से जाएगा, कैसे रक्षा कोई आएगा? तो हमको चाहिए तो ऐसा काम करके दें ताकि लोगों को परेशानी ख़त्म हो, आसानी हो। हम ये चाहता हूँ, कभी नहीं चाहते। हाँ जी बिल्कुल, आप देखा कि अब्र रहमत जो है वो अब्र रहमत कराची वालों के लिए बन गई है। अब मेयर कराची की जानिब से और ज़िला इंतज़ाम को इक़दाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन साजिद से गुजारिश करूँगा आपको मनाजिर दिखाए, जो भी गाड़ी इस शाहरा से गुजर रही है वो बंद हो जाती है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक और शहरी मेरे हमरा मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? PDA में बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे पास पंप्स मौजूद हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किएगा, अभी तो सैलाब पहुँचा भी नहीं है। ये ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। ये कंटे टेरेस में हम रहते, यहाँ मुश्किलात है, सब सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं वो परेशान है। ये जो कंटे टेरेस है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, गटर लेन, सेवरेज लेन सारे फूल जो है ना भरी हुई है, अंदर वो पानी निकल रहे हैं। पानी के जो टैंक है उसके अंदर पानी भरा हुआ है। आज तक किसी ने आके यहाँ नहीं पूछा कि ये क्या मसला है क्या नहीं है। कराची मेयर सो रहे, लोग बोले वो जागते रहे, वो जाग रहे, लेकिन जाग रहे क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए इंतज़ाम करें। ये सेवरेज का जो मसला है इसका हल करें। ये पूरा नाला भरा हुआ है, ये नाले में पूरा पानी भर के आपके सामने ऊपर आ रहे, उबर रहे, ये पूरे घरों में आ रहे, फ्लैट के अंदर पानी आ रहे हैं, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। और मत करेंगे, वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील कर रहे हैं आगे शहरी, आप क्या कहेंगे? यही बस मुतालबा है हमारे हल, ये मसले का हल कर दें और हमारे को परेशानी से बचाएँ। और ये जो फ्लैट के अंदर पानी आ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। अभी आप मैं लेके जाऊंगा फ्लैट के अंदर, आपको दिखाऊंगा इसको, उसका मंजर, टैंक, पानी का टैंक है वो जो पूरा भरा हुआ है, 2-3 दिन से पानी मुतासिर है, लोग परेशान हैं। ये वही बात है ना कि कराची के एक मसाइल नहीं अनेक मसाइल हैं, और जहाँ पे अगर कराची के बाहर देखने वालों को ये लग रहा था कि ये बारिश का पानी अभी भी खड़ा हुआ है, तो ये जान लीजिए कि ये बारिश प्लस गटर का पानी है। कई जगहों पे सिर्फ गटर का पानी है, जहाँ पे लोगों के घर डूबे हुए हैं, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ से वो उतर नहीं सकते क्योंकि पानी है। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर्स पे रहते हैं उनके वॉशरूम से, टॉयलेट से, सब जगह से ये गटर का पानी वापस निकल कर आ रहा है। तो उन लोगों के घरों में क्या सिचुएशन है, वी कांट इवन इमेजिन। और फिर कोई बोले ये टाउन उसका है, वो टाउन उसका, मुझे बता दे भाई आम आदमी किसका है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? किसी का भी टाउन है, किसी की जिंदगी अजीरन हो रही है, उसको कौन सॉर्ट करेगा? हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लियारी और मली नदी जो है वो उसने जब अपनी नॉर्मल रूटीन पकड़ी है, अब उससे मुलाका इलाकों और सड़कों को वो तो बर्बाद हो गई है ना। अब ये जो शहरी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, ये नहीं सोचा था कि क्या ऐसा होगा? क्या इक़दाम किए गए थे? देखिए, हमारी तैयारी को 15 जून से ही हमने अपने नालों की सफाई, जो मेन इंफ्रांस है, अंडर बाईपास है, वहाँ पे तमाम इंतजाम किए हुए थे। वाटर बोर्ड की इंतजामिया की पंप वगैरह रखे हुए थे, अंडर बाईपास में पंप पड़े हुए थे, इंस्टॉलर की टीमें मौजूद थी, तमाम लोग ऑन फील्ड थे। ये अचानक बलोचिस्तान की जानिब से पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे अचानक वहाँ से पानी का रेला आया, तो इसमें मजीद नदी
ततो नाला और लियारी नदी को क्रिएट किया है और उससे फ्लो हुआ है ये। और उससे कई नदियां जो आपस में मिल के आती हैं, जो मलिर नदी पे आके टच होती है, कोई टटो नाला है उस पे आके गिरती है, और तद्दो नाला और मलिर नदी, तद्दो नाले का पानी भी मलिर नदी में आके गिरता है, पूरे शहर से होता हुआ पीछे बारानी से और से वो मलिर। अच्छा, ये ठीक है डिप्टी मेयर साहब, ठीक है, आपकी बात समझ आई है, लेकिन ये दावे तो बहुत किए गए थे, सारे नालों की सफाई हो गई है, सब हो गया है, और जो नाले हैं फिर उनका फ्लो क्यों चोक कर गया? और दूसरी जानिब अगर हम सड़कों की सूरत हाल देख लेते हैं, नाले एक ही लेवल पर क्यों देखे गए सारे सड़क के साथ, अगर सफाई हो गई भी थी? देखिए, उन दोस्तों को मेरे ख्याल में नॉलेज नहीं होगी। नाले की पानी, नाले का सेंस कुछ और है जो कराची का ड्रेनेज और उनको देता है। ये कुदरती आबी जखायर का रास्ता है जो अब तद्दो डैम, पीतर केनाल और वहाँ से आता है नहरों के जरिए और नदी के जरिए समंदर पे पानी चला जाता है। ये तो कुदरती रास्ते हैं उसके पानी के, तो उन दोस्तों को शायद मालूम नहीं है और उनको पता नहीं है और कहते कि नाले चौक है। मैं आज विजिट करके आऊँ, नाले सब क्लियर है, चौकिंग पॉइंट सारा क्लियर है। अगर ऐसा होता तो मेन शारे सारे बंद होते हैं। क्या हमें नहर आपके सामने जो पूरे कराची की तमाम नालों का पानी आके वहाँ से भी समंदर की तरफ जाता है, तो क्लियर चेकिंग पॉइंट तो हमने 15 जून से क्लियर किया। आज तक वो काम चल रहा है। तमाम जो TMC के डोमेन में जो नाले हैं वहाँ पे सफाई का अच्छा, चलें ठीक है सर, वो अब आपके प्रेस को दिखाता है, सब क्लियर है, और बाकी हमारा क्या कैमरा दिखा रहा है वो भी हम बता ही रहे हैं। लेकिन देखें, पीपल्स पार्टी का कोई वजीर, कोई मुशीर, मेयर, सब के सब शारा भुट्टो का क्रेडिट लेते हैं। आवाम के लिए इसको बेहतरीन तोहफा करार दिया था, लेकिन शारा भुट्टो के साथ क्या हुआ ये मैं अपने अल्फाज में कुछ कहूँगा ही नहीं ना, आप बताइए क्या हुआ उसके साथ। देखिए, आज भी हम प्रोजेक्ट को ऑन करते। मैं कल रात उसी प्रोजेक्ट पे कईमाबाद से मूव रात को और मलिर आके पहुंचा हूँ। उसमें जो पहला फेज इब्तिदा किया चेयरमैन लाहौल जरदा ने कईमाबाद से कैदाबाद तक, वहाँ तो कोई पानी ना ले गई है, ना कोई बह गया है, ना कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, दोनों भी स्मूथली चल रहे थे। इसमें तो कोई जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे दुश्वारी आई है। ना उसने अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने ना उसको ओपन किया है, ना सिंध गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है, अभी तक उसकी ओपनिंग हुई नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई इशू होंगे, उसको टेकन कर देंगे। बना हुआ है वो भी टूट गया है। ये अगर कहीं कोताही हुई, कहीं कहानी हुई है तो उसे चेक कर लेंगे। जब तक उसे अभी इनॉग्रेशन किया नहीं गया, मुतालकिन के पास और कुछ बोलने को नहीं है, वो जाके खड़े होके नदी के ऊपर खड़े होके शारे भुट्टो टूट गया, शारे भुट्टो पानी के जरिए। सर पहले तो एक तो आपको मुबारकबाद देनी है, कि अगर आप यहाँ शारे भुट्टो तक आए और फिर आप वापस पहुँच गए अपने घर, क्योंकि जो लोग कल आए वो तो नहीं पहुँचे। दूसरी चीज़ ये कि आप आए होंगे शारे भुट्टो तो आपने जाम सादिक पुल भी देख लिया होगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, वो भी कराची का ही हिस्सा है। लोग यहाँ पर 6-6 घंटे फंसे रहे हैं और लोग जो घरों से निकले वो रात 1 बजे तक अपने घरों पे वापस नहीं पहुँचे हैं। अभी भी सुबह वहाँ पर एक एक्सीडेंट ने पूरी सूरत हाल तितर बितर कर दी है और लोगों की बुरी हाल। एक एक्सीडेंट भी हुआ है सुबह एंड वी विटनेस दैट एक्सीडेंट व्हाइल वी वर कमिंग टू वर्क। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी समझ में नहीं आती। एक आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता कि सियासी सिचुएशन क्या है। जो शारे भुट्टो जाम सादिक के मनाजिर ये देख लें आप, ये लें, ये इस वक्त आपके सामने मनाजिर हैं, ये जाम सादिक पुल के और उससे ये पीछे के मनाजिर हैं। सो द सिचुएशन इज कि सर इट्स ओवर टू यू नाउ ना, बहुत बुरा हाल है सर, तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कराची के KMC के डोमेन में 106 सड़कें आती हैं। उन 106 सड़कों का हमने ताला में कॉन्टेक्ट भी कर लिया। बरसात के बाद तो कहीं टूट हुई, उनके ताला में कॉन्टेक्ट हमने कर दिया। बरसात जैसी खत्म हो जाती है उसके बाद हमने काम तो अभी शुरू करा दिए थे, फिर इस बरसात का स्पेल आया, हमने काम रुकवा दिए और उसके बाद बरसात जैसी खत्म होती है 106 सड़कों पर आपको काम होता हुआ आएगा। चले सर, उसके बाद ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है और 106 सड़कों पे तो हमने नजर रखी हुई है। हम मुफस्सल सेगमेंट्स भी आगे आने वाले दिनों में करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, उसका दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। पूरे मुल्क में सैलाब है, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। जस्ट बिफोर द ब्रेक हमने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इफेक्ट हुआ है, लेकिन अब फिक्र पड़ रही है अजनास की, ग़िज़ाई अजनास की। गंदम हो, आटा हो, चावल हो, इसमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है सादिया। बिल्कुल, और महंगाई के बेकाबू होने के भी खदशात नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को चीज़ें या ज़रूरत की जो अशिया है वो महंगे दामों मिल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में फिर क्या सूरत हाल बनती है? वैसे तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। ज़रा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ उमर हयात खान मौजूद है इस्लामाबाद से। उमर हयात, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या इससे बढ़ सकता है या चीज़ें महंगी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें जब सैलाब आता है तो आपके जो ज़री रकबा है वो मुतासर होता है और जिसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें ख़ास तौर पे जो है आटा, चावल, चीनी, दालें, ये अशिया जो है वो महंगी हो जाती हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़िली जो इंतज़ामिया होती है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अशिया की चीज़ों को कंट्रोल करे। तो आप देखें कि आटे का जो थैला है 20 किलो का, वो इससे कबल तकरीबन कोई 1500-1600 रुपये में मिल रहा था। अब वही आटे का थैला जो है वो 2200 रुपये से बढ़ चुका है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त जो है वो 20 किलो 2200 रुपये का। ऑलराइट, ठीक है उमर, ये तो अभी आपने शुरू की थी। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मुख्तलिफ शहरों का मज़ीद जायज़ा भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे सैलाब के बाद आने वाली मुमकिना महंगाई की और ग़िज़ाई अजनास की कमी की। तो इसी पे बात कर लेते हैं चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब। अब्दुल रऊफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आप हमेशा आते हैं स्टूडियो, लेकिन देखें ना कराची की सड़कों ने आज इतनी बेवफाई की कि आज हमें आपसे जुदा कर दिया। हमें तो बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सर, सैलाब क्या कुछ हमें बता के गया और आगे क्या बताने जा रहा है? कितनी किल्लत होने जा रही है आगे आने वाले महीनों में ग़िज़ाई अजनास की, और उसके बाद महंगाई कहाँ जाने वाली है? देखें, मैं तो आपसे यही कहूँगा, आपने मदू करते हैं, आपका शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। वाह। और दूसरी बात ये कहूँ कि हमें उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो गंदम का ज़ख़ीरा करके बैठे हैं, फुलोर मिल वालों ने अपनी हद दर्मी चलाई हुई है, कोई रिट नहीं है। और हम यही कहेंगे आपसे कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अब कोई भी देखें, डीरेगुलेट किया गया, क्लाइमेट चेंज थे और उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट हो जाती तो ये फैसला अच्छा होता, बर वक्त फैसला हो जाता। लेकिन चारों सूबों में गंदम पहुंच जाती और ये जो कोहराम मच गया, 52 रुपए की गंदम जो किसानों से यानी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का टीका लग गया, और ये कोई किसानों को, हारियों को कोई मदद नहीं हुई। अच्छा, अभी ये जो बारिशें हुई हैं अब्दुल रऊफ़ साहब, ये जो बारिशें हुई हैं, मुझे ये बताएं कि क्या आप नोइंग, आप इस बिज़नेस में हैं, मुझे बताएं कि आप बता सकते हैं हमें कि इससे कौन कौन से हमारी क्रॉप मुतासर हो गई है इस सीज़न की, और इसमें महंगाई आएगी, और क्या एक रफ एस्टिमेट भी हो सकता है कि कितनी कीमतें ऊपर जाएंगी? देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि देखें, क्रॉप जो हमारा गंदम का था वो तो मार्च अप्रैल में तो कट गया। हाँ। और गंदम का कोई क्रॉप खराब नहीं हुआ। हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है। मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, सैलाब के बहाने किए जा रहे हैं। अच्छा। अगर यही हमारी हुकूमत खुद अपने कंट्रोल में लेती तो ये जो मराठी याफ्ता तबका जिसने चीनी में भी कोहराम मचाया कि 100 रुपए की चीज आज 200 रुपए पहुंच रही है, और यही आटा 50-52 रुपए का किलो का था, 100 रुपए हुआ, आज 85 रुपए एक दिन में हो गए, 15 रुपए कम भी हुए हैं। और मैं ये कहूँ कि चावल की फसल का आप कहें तो चावल की फसल में 10% डैमेजेस होंगे, लेकिन चावल में एक खूबी ये भी हुई है कि पंजाब और सिंध की तरफ हील अच्छी हुई है। इसका मतलब क्रॉप पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। और मैं बर वक्त मैं ये कहूँगा कि ये कुदरत की तरफ से कपास में हमारा 40% नुकसान हुआ है, जो बह गई हमारी फसलें। और आप ये कहें कि जो किसानों के बाद गंदम भी हुआ करती थी, मन 2 मन,
वो उनको भारी नुकसान हुआ है कि वो अपने घर के लिए रखते थे, लेकिन उनकी भी गंदुम बह गई। आप ले दालों की बात, दालों में हमारी इंपोर्ट है 80%, और दालों में जो किरदार इंपोर्टरों ने अदा किया, मैं उनको काबिले तारीफ कहूंगा और उनके अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने किसी कीमत पे बढ़ने नहीं दिया। और सैलाब की जो अगर हम बहाना बना के उसको तेजी करते, ऐसा भी नहीं हुआ। दालों वालों को मैं अप्रिशिएट करूंगा। और जहां तक भी हो, इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यही कहूंगा कि वजीर आजम हो और चारों वज़रा आला हों, चीफ सेक्रेटरीज हों, उनका इजलास बुलाया जाए, फूड इमरजेंसी लगाई जाए। और जो चावल में भी आप देखेंगे कि फीड मिल की नजर ना हो। ईरी 6 जो चावल होता है हमारा एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारे ईरी 6 का है, बासमती का कम होता है। अब यही क्रॉप आपको कोई ऐसा अंदेशा नहीं है और ना किल्लत होगी। अल्लाह करेगा तो ये जो मुसीबत आई है और ये अल्लाह की तरफ से है, और इंशाल्लाह ये माहौल आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल रऊफ साहब, फिर मैं इस आपकी बात को ऐसे समझूं कि जो कुदरती आफत आई है उससे चावल पे तो इतना असर नहीं पड़ेगा, अगर बाकी क्रॉप से भी असर पड़ेगा तो शायद इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो उन होल्डर्स की वजह से पड़ेगा, उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से पड़ेगा जो अभी से एक्टिव हैं। देखिए, एक्टिव हम खुद करते हैं ना। अगर हम अभी अपने नवंबर में अभी 1.5 महीना रह गया है, अभी क्रॉप आ जाएगा गन्ने का क्रॉप हमारा अच्छा होता है, और इसलिए कि बरसात हुई या सैलाब हुआ तो गन्ने का जो दूसरा क्रॉप होता है, 3 क्रॉप होते हैं एक बीज से, दूसरे क्रॉप में ये होता है अंदाजा कि जड़ बन जाती है उसकी, गन्ना उखड़ नहीं जाता और अच्छा क्रॉप होगा। लेकिन प्रोक्योरमेंट यानी सपोर्ट प्राइस दी जाए, किसानों के लिए मराद दें। अगर ज़रूरी शोबे को आप पीछे धकेल देंगे तो यकीन माने वो जो गरीब लोग 25-30 लाख 40 लाख किसान, हारी मजदूर, वो तो उनके हाथ से गंदुम चली गई। और यही हम अगर उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट अपना नहीं करेगी, फूड डिपार्टमेंट को छोड़ें, कोई भी इदारा लें और डिजिटलाइज लाएं निजाम को, इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर खुली छूट दी जाए कि जो करना है करके दे, तो यहाँ तो आपको पता है जालिम लोग हैं, हम बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब। हम ये होप ही कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला नहीं आया है एक्चुअली क्रॉप को, तो फिर ये पहले से पता चला जाए कौन ज़ख़ीरा अंदोज़ है, क्योंकि हम तो हमेशा ज़ख़ीरा अंदोज़ों का ही उसी से मारे जाते हैं और उसी से इन्फ्लेशन आ जाती है, उसी से लोग परेशान होते हैं, लेकिन वो मसला रीअकर करता है, हल नहीं होता बहरहाल ये प्रॉब्लम। ओके, अब ज़रा आलमी मंजरनामे की बात कर लें। इसराइल ने सिर्फ कतर पे हमला नहीं किया, दुनिया पे हमला किया है। ये आज का जो अल जज़ीरा है वो ये बात कह रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? कतरी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है क्योंकि वज़ीर आज़म पहुँचे हैं शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा पे, लेकिन इससे पहले दोहा पर इसराइली हमला जो है सफारतकारी की तौहीन करार दिया गया है और अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दिया गया है। बिल्कुल, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँचे थे। उन्होंने हंगामी दौरा किया, वहाँ पर अहम मुलाकातें भी की और इस मौके पर शहबाज शरीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान बिलाजवाज़ जारियत के ख़िलाफ़ खुल कर जो है वो इससे पहले भी इज़हार मज़म्मत कर चुका है और वो इज़हार यकजहती करता है कतर के साथ। एंड इस दौरे का अहम तरीन मकसद ये था कि जब इसराइल किसी ऐसे मुल्क पर हमला करता है जो कि ऑलरेडी तमाम तर डायलॉग्स में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, तो फिर दुनिया भर में जितने भी डायलॉग हो रहे हैं बेसिकली तो उस डायलॉग पर इसराइल ने हमला किया है, विच सेंड्स अ मैसेज एक्चुअली कि इसराइल नहीं चाहता है कि कहीं भी गज़ा के मामले पर, इसराइल के मामला पर मीडिएशन हो, इस मामले पर बात हो, क्योंकि वो इस मसले को हल ही नहीं करना चाहता है। कल जो है इस पर UN इजलास भी बुलाया गया हंगामी तौर पर, इस बारे में उस पर भी बात हुई है। बट द सिचुएशन है कि अब आगे क्या होगा आफ्टर दिस, व्हाट आर वी लुकिंग एट। उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान वड़ाई साहब, ये मौका ऐसा था नहीं कि इसराइल ऐसे मुल्क पर हमला करता है जो कि इससे पहले सालिस का किरदार अदा कर रहा था, वेयर एज इट वाज इसराइल वर्सेस ईरान के मामलात, और इट वाज कि जी हम क्या ट्रीटी करना चाहते हैं उनके साथ जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की ईरान के साथ। उस वक्त हमने देखा ईरान पे हमला कर दिया गया, अब जब गज़ा के मामले पर बात हो रही थी तो खुद कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। इस तरीके से गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर उन्हें अनब्राइडल्ड लाइसेंस दिया गया और अनचेक्ड इम्प्यूनिटी दी गई है, और जिस तरीके से यमन पे, उन्होंने सीरिया पे, लेबनान में, गज़ा में
वॉर वेज करके रखी हुई और अपने आप को स्ट्रेच किए चले जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, और फिर ईरान पे जिस तरह उन्होंने हमला किया, तो दुनिया के अंदर जो सॉवरन नेशंस के ऊपर उन्होंने एक अपना बैरेज लॉन्च करके रखा हुआ पिछले 2 साल में, ये उसी की कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है खित्ते के अमन के लिए और आलमी सियासत के लिए। मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो अमेरिका था, जो उन्होंने प्ले नहीं किया अपना ड्यू रोल, उसकी मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी के ऊपर दुनिया में क्वेश्चन जो है ना मार्क उठ गया है। पर्टिकुलरली जो बात हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर कि क्या अमेरिका की सिक्योरिटी की गारंटी की जो अम्ब्रेला है और साथ उनका डेटरेंस है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने साबित कर दिया हुआ है कि खित्ते के अंदर इसराइली सलामती को वो ज़्यादा फोकियत और तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके खित्ते में जो दीगर इत्तेहादी हैं, मिडल ईस्ट के पार्टनर्स हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इजरायली इकदामात जो कि खित्ते में अमन को सबोताज करते हैं, कल भी ना हम इस मामले को जरा सा डाइसेक्ट कर रहे थे, थोड़ा फैला कर देख रहे थे। मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो ये कि ठीक है अरब ममालिक नहीं चाहते गजा पे जो जुल्म हो रहा है वो हो, लेकिन अरब ममालिक के यूएस के साथ जो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग सिंस डेकेड्स जो रिलेशनशिप है वो भी एक तरफ है। हम में से कोई भी मुल्क अभी तक ऐसा नहीं निकला जो डायरेक्टली यूएसए को ये बोले कि ठीक है आप मजम्मत तो कर सकते हैं कि जी आम आवाम मर रहे हैं गजा में, लेकिन जब तक आप उनकी सपोर्ट खासतौर पर इमिनेशन के हिसाब से नहीं बंद करेंगे ये कैसे रुकेगा? Nobody is addressing the elephant in the room, which is USA. डेफिनेटली आपने बड़ा फेयर पॉइंट जो है रेस किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दुनिया वेस्टेड इंटरेस्ट पे खड़ी हुई है। आज जिस दुनिया में आप और मैं ये बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ को उस तरीके से अबाइड बाई नहीं करती, रूल बेस्ड ऑर्डर उस तरीके से काम नहीं कर रहा। खुद अमेरिका, यूरोप के अंदर हम देखते हैं सूरत हाल वो बड़ी प्रिकेरियस हो चुकी हुई है, और मुस्लिम वर्ल्ड को ये एक्सपेक्ट करना कि अमेरिका की तरफ से सैनिटी प्रिवेल करेगी, मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को खुद ये मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इजराइल ने दिया है कि वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे खड़े हों और अपने अंदर झांकें, अपना खुद एहतसाब कर रहे हैं। हम बात करते हैं अरब नेशनलिज्म की, तो मेरे ख्याल में देयर सॉलिडेरिटी वाज पुट टू टेस्ट कि अब देखते हैं कि शिया वर्ल्ड के साथ जो कुछ होता रहा दे वर एट स्लीप है, क्या इनकी रेड लाइन आ चुकी हुई है? अरब अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाला यूएई और दूसरा बहरीन, क्या वो पुल आउट कर जाएंगे उस इब्राहिम अकॉर्ड से, और क्या इनके पास ऑप्शंस है लाइकली है? अगर ये दोबारा रिवायती वही जुमलेबाजी करते हैं, टॉकिंग शॉप के तौर के ऊपर इस समिट को देखते हैं जो परसों होने जा रहा है, और उसके बाद लीगल एवेन्यूज की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके लिए तो इजरायली पहले से तैयार है, क्योंकि वीटो जो है उनको हर सूरत के अंदर इंटरसेप्ट करेगा। हम मेरली लिप सर्विस और रेटरिक के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इजराइल ने रीजनल हेजमनी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हुआ है, और ना सिर्फ अल्फाज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक पिकेंट मैसेज भेजा है मिडल ईस्ट को कि नाउ इट्स योर टर्न, और हम इस दायरा कार को फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन होनी चाहिए मिडल ईस्ट की पावर्स की तरफ कि हमें टावर नहीं खड़े करने, हमें अपनी दफाई सलाहियतों पे काम करना है, अपने दफाई अखराजात को बढ़ाना है, जो अनफॉर्चुनेटली अगर हम चेक करें 26,000 टोटल आर्मी है इस इसकी कतर की, और कतर ने ओवर रिलाई, कतर समेत तमाम अरब वर्ल्ड ने अमेरिका पे ओवर रिलाई करके अपनी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को बढ़ा के रखा हुआ है। 2019 के अंदर सऊदी एयरफील्ड पे अटैक हुआ जिसका इल्जाम लगा ईरान के ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप का रजीम था उस वक्त है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो एक परसेप्शन डेवलप हुई वहां के ऊपर जो कि एम्बोल्डन हो चुकी हुई है परसों के हमले के बाद है। तो मेरे ख्याल में इन्हें अपना सिक्योरिटी का पूरा डॉक्ट्राइन बदलने की जरूरत है मिडल ईस्ट फोर्सेस को है, तमाम पावर को, क्योंकि ये शेखडम्स हैं, ये अपनी आर्मी को उस तरीके से आप कह लें कि ताकत नहीं देते। उसकी रीजन उन्हें खतरा के रजीम को ये टॉपल ना करते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपको पता है जिस तरीके से बादशाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवर रिलाई किया इन्होंने, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है। चाइना ने मिलिट्री मसल अपना फ्लेक्स करके 2 हफ्ते पहले ये साबित कर दिया हुआ है कि सॉरी 1 हफ्ता पहले कि उनके पास भी जो है वो अपना क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं मिडिल ईस्ट के पास भी, कि वो भी स्ट्रेटेजिकली जो है डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी ऑप्शंस को, क्योंकि अमेरिका ने 1960 में इस चीज को बता दिया हुआ है पूरी दुनिया को कि हम खित्ते में मिडिल ईस्ट में वो वेपन सप्लाई नहीं करेंगे किसी कंट्री को जो हम मैं इस पे एक चीज़ ये कि जैसे आप भी कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है भाई इट्स हाई टाइम, अब नहीं तो कब जागोगे, अटैक हो रहे हैं यहाँ पे। माय क्वेश्चन इज, ठीक है उसको दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मैं बात कर रहा हूँ 6 डेज़ वॉर की। उस 6 डेज़ वॉर में देयर वाज अ कोलिशन, इजिप्ट एंड जॉर्डन, बाकी अरब ममालिक, दे केम इन, दे पुल्ड their muscles and they joined their weaponry together, उन्होंने इकट्ठे हमला किया, they lost। क्या चेंज हुआ है इतने सालों में? क्या चेंज हुआ होगा इतने सालों में कि अगर फर्ज कीजिए आज 2 से 3 ममालिक कहते हैं कि चले जी लेट्स जॉइन आवर फोर्सेस एंड देन गो फॉर दैट, क्या उससे 6 डे वॉर से कोई चीज़ तब्दील हो सकेगी? मेरे ख्याल में 79 के बाद दुनिया मिडिल ईस्ट के अंदर नक्शा बदल दिया गया था, और जो
फ़लस्तीनी काज को टेकअप किया था ईरान ने, टोटल सुन्नी अरब वर्ल्ड जो है उससे तो बिल्कुल फीट को ड्रैग करके पीछे जा चुकी थी। आज अगर ये सॉलिडारिटी के अंदर ईरान को शामिल नहीं करते, जिसके पास कैपेसिटी है इसराइल को डीप हिट करने की, तो मेरे ख्याल में इट्स ए फार क्राई कि वो इसराइल को किसी तरीके से भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से डिच किया है अरब अपना यूरोप को अमेरिका ने, उसी तरह अरब वर्ल्ड को कर दिया है। तो मेरे ख्याल में फ्रांसिस पहले से मैंड हो चुकी हुई हैं। चाइना ने 2022 के अंदर जो है रिप्रोचमा साइन करा दिया हुआ है इसका, सऊदी अरेबिया का और ईरान का, और ईरान साबित कर चुका हुआ है जिस तरह मिसाइल के बैरेज उन्होंने फेंके, और जो मैंने और आपने सीन देखे इजराइल तेल अवीव के अंदर जो कि विच दे आर नॉट यूज्ड टू। तो मेरे ख्याल में एक अपना मोमेंट ऑफ, जो मैं पहले कह रहा था, कंटेम्पलेशन भी आ चुका हुआ है कि सबको मिल के देखना चाहिए कि दुश्मन एक है। जिस तरीके से बाइफर्केशन करके उन्होंने शिया वर्ल्ड को टारगेट किया और अब सुन्नी वर्ल्ड की तरफ मनूवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल में MBS को, MBZ को, शेख तमीम को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और कतर वो मुल्क है जिसके ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। 2017 में। Do you think कि इस वक्त जो MBS का थॉट है, हाउ ही वांट्स टू मॉडर्नाइज द कंट्री, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर शोज़ हो सके और सारी डेवलपमेंट आ सके, एक ज़रिया माश बेहतर हो सके उनके लिए, इकॉनमी और बेटर हो सके, बिकॉज वो सोच रहे हैं ना कि कब तक ये तेल हमें कमा के देगा, हमने और ज़्यादा अपने टूरिज्म को, दीगर शोबों को, IT को किस तरह से बढ़ाना है। इस सिचुएशन में व्हेन थॉट ये होगा, माय क्वेश्चन इज, जब थॉट ये होगा, क्या मिडिल ईस्ट खास तौर पर आपको लगता है फुटबॉल में वो इन्वेस्टमेंट के बाद वो कोई लड़ाई मोल लेना चाहेगा, वो अपनी डिफेंस को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा कि मुझे किसी दूसरे मुल्क के लिए लड़ना है, व्हेन दे लुकिंग फॉरवर्ड कि उनका इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है? मेरे ख्याल में अगर अपना वो लॉन्ग टर्म विजन रखने वाले लीडर हैं तो वो ये देखेंगे कि ये 2016 नहीं है जब उन्होंने लॉन्च किया था अपना विजन 2030 है। कोविड के अंदर काफ़ी हिट हो गए हुए थे, उनको अपना इकोनॉमिकली माइलेज नहीं उनके पास है। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसिस में मेरे ख्याल में यू लिविंग इन अ फूड पैराडाइज। जब आप सोचें कि मैं हाइड्रोकार्बन से शिफ्ट कर रहा हूँ अपनी इकोनॉमिक पैटर्न को और पूरा हिस्सा जल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल MBS इतने नाइविटी के अंदर रहेंगे। और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका जो है वो उस तरीके से जो है सिक्योरिटी का गारंटर बनने को तैयार नहीं, और उनके एंड पे ये रियलाइजेशन है कि इस पे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है वहाँ पे सेंस परवेल कर रही है, और MBS और MBZ भी। लेकिन इट इज़ येट टू बी सीन, क्या इनकी रेड लाइन आ चुकी हुई है, क्या ये उस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं कि ये जो GCC का मंत्रा, यहाँ पे नाजरीन को ये बताना जरूरी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अपनी पेनिनसुला शील्ड फोर्स है, जिस तरह NATO का अपना एक फ्रेमवर्क है। NATO के अंदर अगर एक कंट्री पे अटैक होता है, दैट इज डीम्ड टू बी अटैक्ड ऑन द होल कॉन्टिनेंट है। इसी तरीके से इधर भी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे है, देखते हैं। कतर पे अटैक, सऊदी अरब अपने पे हमला तस्वुर करता है। लेट्स सी, लेट्स सी। थैंक यू सो मच उस्मान घोड़ाई साहब। लेट्स सी कि ऐसा या नहीं होता है, और लेट्स सी के खित्ता तो एक तरफ, लेट्स सी जो मुख्तलिफ अरब स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के लिए क्या जज्बात रखते हैं और क्या एहसास रखते हैं। बिकॉज Israel has said it clearly, it's you after them, it's you after them, it's you after them. Now it's break after this. Yeah, taking a break. Welcome back. You know, मजाक अच्छा होता है। Yes, because हम शाद फतेह अली खान का जब भी नाम आता है ना जहन में, तो हमारे जहनों में हंसी, मजाक और कॉमेडी का एक फवारा फूट पड़ता है, और हम सब उसको कई क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि यार वो आप क्या कर रहे हैं मौसीकी के साथ, सुर के साथ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। आप किसी को गज़न पहुंचाने का, किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को अटैक करने का, किसी पे हाथ उठाने का बिल्कुल किसी पर इमोशनल और फिजिकल अटैक बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल किसी दूसरे को हक नहीं है। सर हम टीम पाकिस्तानी तो हम उस पेडेस्टल पे भी पहुंचे नहीं जहां इमोशनल की बात, ज्यादा बड़ी बात कर दी मैंने। हम अच्छा चलिए वाकया अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि कल हुआ ये कि बरतानिया में वो सेल्फीज ले रहे थे, उनके फैंस आए हुए थे, और वहाँ पर उनके फैंस के साथ जब वो रेडी थे तो कोई आया और उनके ऊपर अंडे फेंकता हुआ चला गया। अच्छा, इसके बाद लोगों ने जाहिर है इसका रिएक्शन भी दिया, और लोगों ने हमदर्दी का इजहार भी किया और इस एक्ट को भी बुरा कहा और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर बिफोर वी गो टू लोगों का रिएक्शन, मैं चाहूँगा कि अब अगली वीडियो भी हम दिखाएं जिसमें चाहत फतेह उसके बाद वो दिखाई दे रहे हैं कि वो कितने अफसरदा हैं। बेसिकली इस क्राइम, ये बहुत बहुत बुरा फेल है और बहुत बुरा अमल है। तो जिन अफराद ने भी ये किया है, जिसने भी किया है, दिस इज मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। ऊपर भी एक रिएक्शन, इस रिएक्शन पर एक रिएक्शन है जिस पर लोगों ने बोला कि जी ये भी पब्लिसिटी स्टंट है, उन्होंने ये जानबूझ के कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब तक किसी चीज़ की डिटेल पता नहीं है, हम सर्टेन नहीं है, हम श्योर नहीं है,
हम कैसे किसी भी बंदे पर कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं और कैसे उसके जज बन जाते हैं, और हमें क्यों लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, हम सर्टेन होते हैं कि जी हम जो कह रहे हैं हम अक्ले कुल हैं और हम बेहतरीन हैं। हम पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के इतने माहिर हो गए, हमें हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी लगती है। तो एक तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू अस अंडा पड़वाया सर पे, उसके बाद ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खान ने जो भी मौसीकी के साथ किया, जैसा भी किया, लेकिन अब वो शोहरत के उस मेराज तक पहुंच चुके हैं जहां उन्हें ये छोटी मोटी चीज़ें कराने की ज़रूरत है नहीं। और जिसने भी ये काम किया, ये हरकत की है, दिस इज बैड। अच्छा, एक लाइन मुझे ये कहनी है कि कई बार बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या उनकी व्यूअरशिप होती है, वो भी इस तरह की बातें कर देते हैं जहां पर सुनने वाले को ये लगता है कि जी एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू होता है और उसको लगता है ये जायज़ है कि जी अगर कोई तनकीद कर रहा है तो आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें भी, यानी मुझे भी और फैसल को भी और हम जैसे और बहुत सारे लोगों को जिनको लोग देख रहे होते हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम जो बात करें वो परसीव कैसे होगी लोगों में, वो क्या बिल्ड करेंगे, और फिर वो लोगों के ऊपर अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है। तो हमें भी बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। सादिया ने अपनी गुफ्तगू में इमोशनल वेलबींग की बहुत बात की, और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तानी ख़ासतौर पर क्रिकेट फैंस की इमोशनल वेलबींग का अल्लाह हाफिज़ है। नहीं ऐसे नहीं बोलते, इम्तिहान है। हाँ, इम्तिहान तक बात कर सकते हैं ना, इतने डिमोटिवेटेड थोड़ी है हम पाकिस्तान की टीम से। डिमोटिवेटेड नहीं है, हम रियलिटी को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इंडिया ने पहले मैच में यूएई के साथ किया है, उसके बाद सब लोग अब ये कह रहे हैं सादिया कि भाई इंडिया के साथ पाकिस्तान कैसे हराएगा ओमान को? इंडिया जो करना है करे, जो उस मैच में हो, लेकिन अभी जो ओमान है उसको कमोबेश वैसे हराएं जैसे मिनों के खिलाफ खेलते हैं आप, वैसे नहीं जैसे आपने यूएई के खिलाफ पहला मैच खेला था। आपने जो है वो डोंट लेट मिनोज हैव फन। तो आज वैसे एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच है और ओमान से खेल रही होगी, बहुत सारे अपने ही चेहरे नज़र आ रहे होंगे पाकिस्तानियों को वहाँ पे। बट बिफोर दैट हम इस पे बात करें, कल ज़रा सादिया माइक हैसन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेट्स लिसन टू इट फर्स्ट और फिर फवाद भाई से बात करेंगे। फवाद भाई से भी बात कर लेंगे फवाद भाई के पास और हाँ, और फिर जब हमारे पास प्रेसर रेडी हो जाएगी तो हम उसको उस पर बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग इन सम आवर्स, हमारा सफ़र शुरू हो गया है अब एशिया कप का। हमारा पहला मैच है ओमान से, और ओमान से मैच पर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? जो इंडिया ने किया है यूएई के साथ हम वैसे ही करने जा रहे हैं? नहीं, हम मैच जीतने जा रहे हैं, आप यही एक्सपेक्ट करें। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैच जीता जाए, अच्छे तरीके से जीता जाए। ये ना सोचा जाए कि जी उन्होंने 5 ओवर में जीता है तो हमने 5 ओवर में जीतना है, ऐसा दोबारा ना हो। और हो भी सकता है कि आप उन्हें जल्दी आउट कर लें और इसी तरह से जीत जाएं, लेकिन मेन टारगेट होना चाहिए कि आप मैच जीतें, आप उसी टीम के साथ उतरें जो आपने इंडिया के अगेंस्ट खिलानी है। साथ साथ आपके टारगेट तय होने चाहिए। पहले बैटिंग है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने 180 से ऊपर रन बनाने हैं। अगर पहले बॉलिंग है तो कोशिश होनी चाहिए कि ओमान को 100 रन के अंदर आउट करना है। आपके अपने एक टारगेट सेट होने चाहिए और उनके साथ आपको जाना चाहिए। राइट। अच्छा फवाद भाई, वी हैव गॉट दैट प्रेशर। माइक हैसन ने जो गुफ्तगू की है पहले जरा सुन लेते हैं, फिर इस पे भी बात करते हैं, प्लीज चलाइए। ऑलराइट, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट? उनसे पूछा गया कि जी क्या चाहते हैं, सब फॉर्म में आ जाएं? आगे सच्ची क्या ही बात है कि सब फॉर्म में आ जाएं, और फिर उन्होंने कुछ उर्दू का भी तस्करा किया। चले, दैट्स अ गुड थिंग। फवाद भाई, माइक हैसन ने अब तक जितना टाइम गुजारा पाकिस्तान के साथ, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि यार उर्दू मुझे थोड़ी बहुत आती है, दैट्स अ साइन ऑफ जेलिंग इन विद द टीम। सो लेकिन उन्होंने एक बात ये ज़रूर की कि जी मैं तो चाहता हूँ सब फॉर्म में आ जाएं। ऑब्वियसली सारे तो नहीं होंगे ना फॉर्म में, बट हु डू यू थिंक हमारे पास इस कप में जाते हुए हमारे पास बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, या फिर वो ट्रम्प कार्ड हैं? जैसे इंडिया जो है वो एक के बाद एक, एवरीबॉडी देयर इज अ हैवी वेट। सो व्हाट डू वी हैव इन आवर किट? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके टॉप 3 में से कोई एक हर मैच में अच्छा परफॉर्म करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप सर्कल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। साथ साथ ये है कि वो जो एक 7 ओवर से 15 ओवर वाला खेल है, उसमें भी कोई बंदा आगे गेम 15 ओवर तक लेके जाए। अगर वहां तक चला जाता है तो आप हर मैच में 180 या उसके करीब करिए और 100 पर बना सकते हैं। तो ये आपका एम होना चाहिए, और शॉट मेरे ख्याल से गोल्स को तोड़ के करना चाहिए कि जी आपने पहले 6 ओवर में क्या करना है, फिर उससे अगले 5 ओवर में क्या करना है, फिर 5 ओवर में, तो थोड़ा करके उसे ब्रेक करके
मेन टारगेट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि किसने कितना किस तरह से खेलना है। ये जो बाज़ वक़्त ये भी चीज शुरू हो गई है ना कि सबने एक ही तरह से खेलना है, सबने ही आते अग्रेसिव खेलना है। और अग्रेसिव का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता कि बस आपने चलाना है, बॉलिंग भी देखनी है और किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते हुए। हमें तो ये डर पड़ा हुआ है ना कि अगर पाकिस्तान ने ये अपने ऊपर सवार कर लिया कि जी हमें इंडिया की तरह जीतना है बड़े मार्जिन से, तो हम उस चक्कर में कहीं सारे आउट ना हो जाए, तेज खेलने के चक्कर में, ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में, बिकॉज हमारे तो ये मसाइल भी हैं। और हम ये 1-2 दफ़ा मुजाहिरा कर चुके हैं इस तरह की एक्सपर्टीज़ का भी कि कितनी जल्दी आप छोटी टीम के सामने आउट हो सकते हैं। सो शुड दिस बी आवर प्रायोरिटी, या हम छोड़े इस बात को, भाई जीत जाए, आप छोटी टीम से मैच है, जीत जाए, खत्म हो गई बात। नहीं, आप जीते, अच्छे तरीके से जीते। आपका इंडिया से कोई मुकाबला भी थोड़ी हो रहा है। इंडिया से तो आपका 14 तारीख को मुकाबला होगा, वो अपने अंदाज में जीते हैं, हम अपने अंदाज में जीतेंगे। मैच टू मैच बात होती है। अब होगा जरूर कि इसके बाद हमारे यहाँ मतलब चैंपियन सारे बैठे हुए हैं जो उसके बाद भी मुवाजना करेंगे, देखा उन्होंने इतने में कर दिया था, हमने इतने में कर दिया, इतना फर्क है भाई मैच टू मैच। और दिन हर दिन एक अलग दिन होता है, तो वो तो जरूर होगा क्योंकि हमारे पास भी करने को कुछ नहीं है इसके अलावा। मतलब ऐसी बहस जिसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया करनी भी पड़ती है, लोग देखने को भी तैयार हैं। बट मेरे ख्याल से आपको मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए और अच्छे और भरपूर तरीके से जीतना चाहिए, लंबे मार्जिन से, किसी से मुकाबला नहीं। अपने गोल जो है ना वो अलग होने चाहिए, खुद सेट करने चाहिए, दूसरों के मैच के बेसिस पे नहीं होने चाहिए। ओके, तो चले फवाद भाई फिर जरा काम की बहस कर लेते हैं ना। पाकिस्तान का एक स्केयर रहा है दैट इज अगेंस्ट स्पिन, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू वसीम अकरम्स कमेंट्री, और वसीम अकरम कुलदीप यादव के बारे में ये कह रहे हैं कि यार ना मैं गुगली पकड़ पा रहा हूँ इनकी, ना मैं फ्लिपर पकड़ पा रहा हूँ, ना मैं जो सीधा वाला है वो पकड़ पा रहा हूँ, नॉट इवन फ्रॉम सिटिंग ओवर हेयर, नॉट इवन इन द रीप्ले। ठीक है, तो पाकिस्तान की कमजोरियां हैं अगेंस्ट स्पिन। सो हु इज़ आवर बेस्ट बेट अगेंस्ट स्पिन? एक सलमान अली आगा, उन्होंने राशिद के खिलाफ जो खेला, काउंटर अटैक किया और वो फिर उन्होंने घूम के पीछे जो है वो उनको छक्के मारे, जो एक नजर आई बड़े अरसे बाद दैट बाबर रिजवान डुओ के जी रोके जाओ स्पिन को, और राशिद के बाद देख लेंगे जिसको करना है। ठीक है, यस, तो मे बी नाउ देयर इज अ थॉट इन द पाकिस्तानी टीम के भाई स्पिन को काउंटर कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, रादर देन जस्ट बैटिंग आउट 4 ओवर्स एक तगड़े स्पिनर के और उसके बाद बाकियों को देख लेंगे। इतने अजीम खिलाड़ी इस किस्म की बातें कैसे कर देते हैं, मेरी समझ नहीं आता। इनसे बड़े बड़े बॉलर्स दुनिया क्रिकेट में आए, शेन वॉर्न आए, अब्दुल कादिर आए, सकलैन मुश्ताक आए, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती थी कि पकड़ा नहीं जा रहा। भाई पकड़ते थे, रन्स करते थे। साथ साथ ये आपके भी चैनमैन सुफियान मुकीम है और आप भी स्पिनर्स को मुश्किल कंडीशन में खेल के आ रहे हैं जहाँ गज ब्रेक हो रहा था। ठीक है, मुश्किल बॉलर जरूर हैं, लेकिन कैसा कैसे हो सकता है कि आप हाथ से पकड़ ही ना सकें? मतलब आप किसी बैटर से पूछे जो बताएगा कि कैसे हाथ से। जी, जज्बात में बह गए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कमेंट्री में प्रेशर पे। उसकी वजह ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप बैटिंग करते हैं, आप इतना अगर अनप्लेबल होता तो अभी तक तो कोई टेस्ट क्रिकेट में 500-600 आउट कर देते उसने। तो अच्छा बॉलर है, उसकी बॉलिंग या उसकी काबिलियत पे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। उन्होंने भी अभिषेक शर्मा ने एक शॉट मारा तो उन्होंने कहा था मैंने तो ऐसे शॉट ही नहीं देखा। तो हो जाता है ऐसा, जब आप बैठे होते हैं तो अल्फाज में थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं। इसमें कतई इख्तलाफ नहीं है, इंडिया अच्छी साइड है, बेहतर साइड है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सही है, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट जो ठीक है, ये स्ट्रैटेजी हमें अच्छे मार्जिन से जीत जाना चाहिए। हम इस सेगमेंट के एंड की तरफ जा रहे हैं, बट फवाद भाई, व्हाट शुड आई थिंक कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत भी जाता है, आर दे गोइंग टू गो टू बैट फर्स्ट, व्हिच इट लुक्स लाइक इट विल, और फिर हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर 5 ओवर्स, फ्रॉम 10 ओवर्स टू 20 ओवर्स? नहीं जी, मेरा तो यही सोचा आपके, अगर टॉस जीते आप पहले बैटिंग करें और 180 या उससे ऊपर रन्स बनाएं और उनको कोशिश करें 100 रन्स के अंदर आउट करने की। ये आपका टारगेट होना चाहिए। बाकी क्या होता है ये तो मैच के बाद ही हम आपको उसके साथ रात में बात करेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से होना चाहिए। ओके, ठीक है फवाद भाई, ऑल आइज ऑन द टॉप 3, साइम, फरहान एंड फखर जमान। लेट्स सी कि कैसा होता है। थैंक यू। होपफुली रात में मुलाकात होगी, होपफुली।
इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालात पता नहीं कराची की सड़कों के। हाँ, सड़कों के हालात नहीं पता भाई, वो हमारी एक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बहुत सारे घंटे पहले घरों से निकल जाएंगे और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि रोड थोड़ा बहुत साफ मिल जाए कि हम निकल पाए, पहुँच पाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात कर लेते हैं हीरो पाकिस्तान। तफरिया हम करते रहते हैं, बट आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी ऑस्ट्रेलियाई निजात पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच उर्दू और पंजाबी ज़बान में दी और पुरजोश तकरीर पर ऐवान जो था वो तालियों से गूंज उठा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली बिस्मा आसिफ 2024 में अपोजिशन पाकिस्तान की तरफ से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी और आज हमारी मेहमान भी हैं। ऑलराइट बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वाह, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बिस्मा। सो सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और कैसे आप सियासत में आई और ऑस्ट्रेलिया के रुकने पार्लियामेंट आप कैसे बनी। बिफोर यू रिप्लाई टू दैट, मैं चाहूँगा कि हम लोगों को सुनाएं भी कि आपने वो जो उर्दू और पंजाबी में तकरीर जो की। बिस्मा, गो ऑन प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइए कैसे आप सियासत में आई। मैं बिस्मा आसिफ हूँ, इधर क्वींसलैंड पार्लियामेंटेरियन, इधर सैंडगेट इदारे की, और मैं इधर की पहली पाकिस्तानी और मुसलमान MP हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैं लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई थी और जब मैं 8 साल की थी तब अपनी फैमिली के साथ हम इधर ऑस्ट्रेलिया मूव हुए और काफ़ी यंग एज से मुझे ये पता था कि हमें हक़ के लिए खड़े होना है और बचपन में भी मम्मा पापा यही बताया करते थे कि बेटा जो हक़ की आवाज़ है उसके लिए आपने हमेशा बोलना है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन भी हुई। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मेरी इधर एजुकेशन हुई इकोनॉमिक्स में, और उसके दौरान यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम था उसके लिए काफ़ी गुफ्तगू शुरू हुई थी कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी फंडिंग चाहिए। और मेरा ये बिलीफ है कि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप कितने पैसे आपके वॉलेट में हैं, आपकी इनकम, आप क्या काम करते हो, वो मैटर नहीं करता। आपको आपकी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। अगर आपको खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अलाउ होनी चाहिए। और ये भी कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और मेरा यही मैसेज होगा कि हम अगर अपने बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ही नहीं, हमारे मुल्क भी बेहतर होगा, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, एजुकेटर्स हैं, और हमें उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सिर्फ उनके मुस्तकबिल के लिए नहीं लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लिए भी। तो इन्वेस्ट इन आवर किड्स, और मैं यही देखना चाहती हूँ। और मेरा अगर टाइम में अगर मैं कुछ अचीव कर सकी तो वो यही होगा कि हमारे जो बच्चों को ये मैसेज मिले कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर इधर 8 साल की उम्र में आके इधर क्वींसलैंड पार्लियामेंटेरियन बन सकती हूँ, दैट स्पीक्स टू मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया एंड मॉडर्न कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आप प्लीज़ फोकस करें अपनी एजुकेशन पे और ये देखें कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू अचीव फॉर माय सैंगेट कम्युनिटी एंड फॉर आवर क्वींसलैंड कम्युनिटी एज वेल। बिस्मा, आप पाकिस्तान की यूथ के लिए भी एक ट्रू इंस्पिरेशन है। मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझती है, जैसे आप बात भी करी थी कि बच्चों की एजुकेशन हो गई, उनका फ्रीडम हो गया, कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं आप छोटी एज में, खास में अर्ली एज की जो एजुकेशन है और तरबियत है उसको? मेरा ये ख़्याल है कि जो एजुकेशन है वो इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने बच्चों को वो मुस्तकबिल दे सकें जिसके वो हकदार हैं। अगर आप उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उनको पता होगा कि उनको अपनी आवाज़ कैसे उठानी है और सही और हक़ के लिए कैसे आवाज़ उठानी है, और वो अपने लिए भी मुस्तकबिल बेहतर करेंगे, लेकिन हमारी पूरी आवाम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। वो टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया ताकि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो अपने लिए कुछ कर सकें। बिस्मा, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर बसना आसान नहीं होता है, मगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ है जो इस हवाले से आपको इंस्पायर करती है? मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेट करके आते हैं और ये लगता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करते सोसाइटी में। तो मेरा ये मैसेज है कि सारे यहाँ पे जो काम करते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं और वो सब यहीं पे सेम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैं उनके लिए भी आवाज़ बनना चाहती हूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए भी आवाज़ बनना चाहती हूँ कि आप इधर से मेहनत करके रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और आपको उसकी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बिस्मा, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि ऑब्वियसली जो पॉलिटिक्स के लोग होते हैं उनकी सिर्फ पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, उसके अलावा भी उनकी बहुत बिजी लाइफ होती है टू सोशलाइज एंड एवरीथिंग। मुझे ये बताइएगा, हाउ इज़ योर डे यूजुअली स्पेंड, व्हाट अदर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन यू डूइंग?
मेरी फेवरेट एक्टिविटी है एंड दिस इज़ रियली टिपिकल बट आई लव टू कुक। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को भी ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम मिलता है अपने घर पे रहने का और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का। सो दैट्स व्हाट आई लाइक। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तानी डायस्पोरा। कौन कौन सी चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा को वहाँ पे और उनके लिए आप कैसे उनको सर्व कर रही हैं? मैंने अपना हाथ इधर सैंडगेट इदारे के लिए इसलिए खड़ा किया ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कर सकूं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और मुझे ये लगता है कि उनको उस मेहनत का फल मिलना चाहिए, लेकिन उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। जैसे कि हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एवरीडे रिटेल में काम करते हैं और 2 से 3 से 4 जॉब्स करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को एक रोज़ी रोटी दे सके। और मुझे ये लगता है कि उनको जॉब तो वो करते हैं लेकिन उनको वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके और अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और मैं इसीलिए इधर हूँ ताकि मैं इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो और आप ट्रूली एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पे। एब्सोल्युटली। चलिए आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे। आप पीर को रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।